चलो भी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर नंबर 5 इकोनॉमिक्स में स्टार्ट किया था हमने, और लास्ट क्लास में हमने इसका जो मेन टॉपिक है एमएसएमई का वो पढ़ा था। तो एमएसएमई की डेफिनेशन आपको दो दे रखी थी, एक पुरानी और एक अमेंडमेंट के बाद जो नई वाली थी। जो नई डेफिनेशन थी वो 2020 में जब कोविड आया था, जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, उस टाइम पे इशू हुई थी। तो उसके बाद एमएसएमई का जो मीनिंग है वो बदल गया है। उससे पहले एमएसएमई का मीनिंग कुछ और होता था, ठीक है। अब चैप्टर 5 में जो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है वो है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इसके बारे में जो दो चार इंपॉर्टेंट बातें हैं आपको मैं लिखवा देता हूँ, आपको फिर यहाँ से पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बीओपी। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इन विच फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। It is a statement of accounts in which financial transactions are recorded between a country with rest of the world। उसके बाद एक पॉइंट और लिखो, इट इज जनरली प्रिपेयर्ड फॉर वन अकाउंटिंग ईयर, या बोल दो फाइनेंशियल ईयर। ये बीओपी का मीनिंग है। अब कह रहे हैं बीओपी क्या है। जैसे हम अगर इंडिया में कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है, आप 12th क्लास में पढ़ते हो फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स के अंदर ट्रेडिंग, पी एंड एल और बैलेंस शीट आएगा ना आपका। तो इंडिया में जो लोग बिजनेस करते हैं वो पूरा साल बिजनेस करने के बाद अपने अकाउंट्स बनाते हैं, ये जानने के लिए कि पूरा साल में हमने खर्चा कितना किया, इनकम कितनी हुई, कितना टैक्स पे किया, और नेट प्रॉफिट हमारे हाथ में क्या आ रहा है, या क्या पता नेट लॉस आ रहा हो। ठीक है। तो पूरे साल में बिजनेस से कितना पैसा बाहर गया और पूरे साल में बिजनेस में कितना पैसा अंदर आया, उस चीज को जानने के लिए आप फाइनल अकाउंट्स रेडी करते हो, जिसमें ट्रेडिंग, पी एंड एल और बैलेंस शीट बन जाता है आपका। वैसे ही अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री से डील करती है, ठीक है, अगर एक कंट्री मान लो इंडिया हो गया, तो अगर इंडिया पूरी दुनिया से डील कर रहा है, पूरी दुनिया में चाहे वो कितने मर्जी कंट्री से डील करे, तो पूरे साल में कितना पैसा फॉरेन से इंडिया में आया और कितना पैसा इंडिया से फॉरेन गया, उसका हिसाब किताब मेंटेन करने के लिए अकाउंट्स बनते हैं। उसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा अकाउंट होगा जो एक कंट्री बनाएगी। अब वो कंट्री अकाउंट क्यों बना रही है, बिकॉज उसने जो ट्रांजेक्शन परफॉर्म की है पूरे वर्ल्ड के साथ, उनका हिसाब किताब मेंटेन किया जाए, और ईयर एंड पे आके 31 मार्च को देखा जाए पूरे साल से इंडिया से कितना पैसा इंडिया से बाहर गया और पूरे साल में कितना पैसा फॉरेन से इंडिया में आया है। एक्सपोर्ट्स फालतू हैं या इंपोर्ट फालतू है, पूरे साल में हमने फॉरेन से कितने लोन लिए, और पूरे साल में फॉरेनर्स ने या फॉरेन गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट से कितने लोन लिए, पूरे साल में हमने कितना डोनेशन दिया फॉरेन कंट्रीज को, पूरे साल में हमें कितना डोनेशन मिला फॉरेन कंट्री से, पूरे साल में फॉरेनर्स ने इंडिया में कितना पैसा इन्वेस्ट किया शेयर्स के अंदर, प्रॉपर्टीज के अंदर, बिजनेस के अंदर, और पूरे साल में हमने फॉरेन के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट किया। तो पूरे साल में इंडिया से जो भी पैसा बाहर गया है, चाहे वो गुड्स के फॉर्म में गया हो, चाहे वो सर्विस की फॉर्म में गया हो, चाहे वो डोनेशन चैरिटी की फॉर्म में गया हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में गया हो, और ऐसे ही जब पूरे साल में जो इंडिया में फॉरेन से पैसा आया है उसका हिसाब किताब मेंटेन करने के लिए अकाउंट्स बनेगा बीओपी अकाउंट। तो बीओपी अकाउंट तभी बनेगा जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से डील करती है। अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री से डील नहीं करेगी
तो बीओपी बनेगा ही नहीं। अब जैसे मान लो इंडिया है, इंडिया मान लो क्लोज्ड इकोनॉमी है। इकोनॉमी दो तरह की होती है, ओपन और क्लोज्ड। ओपन का मतलब जब एक कंट्री अपना बाउंड्री क्रॉस करके दूसरी कंट्री से डील करती है, और क्लोज्ड का मतलब क्या हो गया, जो एक कंट्री अपने बॉर्डर के अंदर अंदर ही काम करती है, मतलब दूसरी कंट्री से डील। अब मान लो अगर इंडिया क्लोज इकोनॉमी होगी तो क्या बीओपी बनेगा? पैसा ना तो फॉरेन से बाहर जा रहा है ना फॉरेन से इंडिया में आ रहा है, ठीक है। तो क्लोज इकोनॉमी के अंदर अकाउंट कभी भी नहीं बनता। तो ये अकाउंट हमेशा बनता है एक ऐसी कंट्री में जो ओपन नेचर की फॉर्म में काम कर रही है, और इंडिया जो है वो रियल में ओपन नेचर की है। ये आप सब न्यूज़ में डेली देखते भी होंगे। तो न्यूज़ में डेली आता है कि हमने फॉरेन से कुछ लोन लिया है या हमने कोई डोनेशन दे दिया फॉरेन के अंदर, तो वो सब ओपन इकोनॉमी का सिस्टम होता है हमेशा, ठीक है। दूसरी बात, सिर्फ पैसों के ट्रांजेक्शन्स को नोट किया जाएगा। मतलब हमने फॉरेन के साथ कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म की है, और ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करने में या तो पैसा इंडिया से बाहर गया होगा या फॉरेन से पैसा इंडिया में आया होगा, तो उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। और जनरली ये अकाउंट बनते हैं एक साल के लिए। जैसे ट्रेडिंग, पी एंड एल और बैलेंस शीट एक साल की बनेगी, ये भी कैसे बनेंगे, एक साल के बनेंगे, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, विच ट्रांजेक्शन्स विच मॉनिटरी। बीओपी के अंदर कौन कौन सी ट्रांजेक्शन नोट होती है? 4 तरह की ट्रांजेक्शन नोट होगी इसके अंदर। इंटरनेशनल, रियल रियल एसेट्स, इंटरनेशनल परचेज ऑब्लिक सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स।
क्वेश्चन हमने नोट किया था यहाँ पे, ये कह रहा है कौन कौन सी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ऐसी होगी जो इंडिया ने पूरी दुनिया से परफॉर्म की है और उसको हम बीओपी में नोट करेंगे। तो चार तरह की ट्रांजैक्शन दे रखी है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स। या तो हमने इंडिया से बाहर गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं, अगर हम इंडिया से बाहर गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं तो पैसा आएगा या जाएगा, तो कैश इनफ्लो होगा। इसका मतलब फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगी, तो उसको हम बीओपी में नोट डाउन करेंगे। अच्छा, अगर मान लो हमने कुछ इंपोर्ट किया है तो करेंसी जो है वो इंडिया से बाहर जाएगी ना, फॉरेन करेंसी, तो कैश आउटफ्लो होगा। बोलेंगे, बताऊंगा अभी मैं। दूसरी बात, सर्विसेज। या तो किसी इंडियन ने फॉरेन में जाके सर्विस दी है, मान लो कोई डॉक्टर है इंडिया से, उसने फॉरेन में जाके किसी पेशेंट को ट्रीट किया है, तो वहां उसने सर्विस दी है, तो पैसे मिलेंगे या देने पड़ेंगे उसको? डॉक्टर को पैसे मिलेंगे ना, तो वो पैसे लेके कुछ टैक्स वगैरह बनता होगा वो पे करेगा और बाकी बचा हुआ पैसा अपनी कंट्री में लेके आएगा। इसका मतलब इंडिया के अंदर पैसे आ रहे हैं, तो कैश का इनफ्लो होगा इंडिया में। इनफ्लो कब होगा? एक्सपोर्ट। अच्छा, अगर मान लो हमने कोई सर्विस फॉरेन से ली है, तो मतलब कोई फॉरेन का इंजीनियर है, उसने इंडिया में आके कोई मशीन ठीक की है, तो पैसा वो लेके जाएगा, तो पैसा इंडिया से क्या हो जाएगा? उसके बाद आगे है इंटरनेशनल सेल और परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट के अंदर शेयर्स वगैरह आते हैं, ठीक है। अब अगर हमने शेयर बेचे हैं, हम इंडियंस हैं, अगर हमने किसी फॉरेन कंट्री में फॉरेन कंपनी के शेयर खरीदे थे, कभी पहले खरीदे हुए थे, बेच दिए, तो बेचने में पैसा आएगा जाएगा? आएगा, तो कैश का इनफ्लो होगा। इनफ्लो होगा सेल करने पे। अच्छा, शेयर परचेज करेंगे तो पैसा क्या होगा? जाएगा, तो आउटफ्लो। ऐसे ही रियल एसेट। रियल एसेट का मतलब जमीन वगैरह परचेज की है, प्लॉट परचेज कर लिया, घर परचेज कर लिया, प्रॉपर्टी परचेज कर ली फॉरेन के अंदर। तो अगर हम फॉरेन के अंदर कोई जमीन प्लॉट प्रॉपर्टी परचेज करेंगे, तो परचेज करने में पैसा क्या होगा? आउटफ्लो का जाएगा। और अगर मान लो हमने कोई प्लॉट वगैरह फॉरेन के अंदर परचेज किया था, वो सेल कर दिया, तो सेल करने में पैसा इंडिया में आएगा, सेल करने पे। ये चीज है। अब जैसा कि ये बोल रहे हैं कि सर अगर पैसा इंडिया में आया है तो उसको हम रिसिप्ट बोल सकते हैं। रिसिप्ट का मतलब पैसा रिसीव करना, ठीक है। और अगर पैसा गया तो उसे क्या बोल सकते हैं? पेमेंट। तो बीओपी की दो साइड होती है, एक रिसिप्ट साइड होगी और दूसरी पेमेंट साइड होगी। अगर पैसा इंडिया से बाहर गया है तो पेमेंट साइड में एंट्री मार देंगे उसकी, और पैसा इंडिया में आया होगा तो रिसिप्ट साइड में एंट्री मार देंगे उसकी, ठीक है। इसके अलावा आगे देखो, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। इन बीओपी। हाँ जी, फैन बंद कर दो भी वो। अब जैसे आप फाइनल अकाउंट पढ़ते हो, अब एसेट्स की एंट्री बैलेंस शीट में करोगे या फाइनल अकाउंट में करोगे? एसेट्स लायबिलिटी कहाँ लिखते हो, और बैलेंस शीट किसका पार्ट होगा? फाइनल अकाउंट का। तो फाइनल अकाउंट खुद अकाउंट नहीं है, उसके अंदर तीन अकाउंट बनते हैं और एंट्रीज उनके अंदर होती है। वैसे ही बीओपी अकाउंट तो है, पर इसके अंदर एंट्री नहीं होती, इसके अंदर भी तीन अकाउंट बनते हैं, ठीक है। अब वो तीन अकाउंट कौन कौन से बनेंगे वो नोट करो। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और तीसरा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। तो बीओपी के अंदर तीन खाते बनेंगे, एंट्री जो होगी वो इन तीनों में से किसी एक के अंदर होगी।
करंट, कैपिटल और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। अब उसके बाद आप इसमें देखो, जो करंट अकाउंट होता है उसकी दो साइड होती है। करंट अकाउंट के अंदर दो साइड होगी, एक होगी डेबिट साइड और दूसरा, ऐसे ही सेम कैपिटल के अंदर भी क्या होगा, दो साइड होगी। अगर पैसा आउटफ्लो हुआ है, अगर पैसा इंडिया से बाहर गया है तो डेबिट साइड में एंट्री जाएगी। अगर पैसा इंडिया में आया है तो हाँ, क्रेडिट साइड में एंट्री पास होगी इनफ्लो होने पे। तो करंट अकाउंट की भी दो साइड होती है और कैपिटल की भी दो साइड होगी। पैसा गया है तो डेबिट कर देंगे, आया होगा तो क्रेडिट कर देंगे, चाहे करंट अकाउंट हो चाहे कैपिटल, कोई भी हो, ठीक है। उसके बाद एक चीज और समझो, एक पॉइंट और दिया हुआ आपको, फिर बीओपी का टॉपिक खत्म हो जाएगा। ओवरऑल बैलेंस। ओवरऑल बैलेंस, अभी ओवरऑल बैलेंस कैसे फाइंड होता है वो नोट करो। करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस एरर्स एंड ओमिशन। इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, हाँ, ओवरऑल वर्ड का मतलब क्या होता है, टोटल। टोटल बैलेंस क्या आएगा वो, एरर एंड ओमिशन। इसका मीनिंग क्या होगा, ओमिशन का मतलब भूल गए हैं। मतलब जैसे मान लो आप अकाउंट्स में 11th क्लास में चैप्टर पढ़ते थे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक है ना। इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि बहुत बार बिजनेस के अंदर ऐसा होता है कि हमने कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म की है पर उसकी हमने एंट्री क्या पास कर दी, गलत। ऐसा हो जाता है ना, ह्यूमन बींग है हम भी तो, और गलती जो है वो इंसान से ही होती है। अब बही खाते जो बनते हैं उनमें कभी भी कटिंग नहीं करते, ठीक है। जो दुकान वाले बिजनेसमैन या कोई भी जो पर्सन बिजनेस कर रहा है वो अपने बही खाते बनाता है, उनमें कटिंग नहीं करता कभी भी। जैसे हम तो क्या करते हैं, कोई आंसर लिख रहे हैं, चाहे फाइनल पेपर हो चाहे क्लास टेस्ट हो, सब्जेक्टिव आंसर है, कुछ गलत लिख दिया हमने तो काट के ठीक लिख देते हैं उसको हम। अब जो चीज़ आपने काट के ठीक लिखी होती है ना, एग्जामिनर उस आंसर को बहुत ढंग से चेक करता है। मतलब मान लो आपने दो आंसर लिखे हैं, एक आंसर में आपने एक भी कटिंग नहीं की, एक भी कटिंग नहीं है आंसर के अंदर, और दूसरे आंसर में क्या है, आंसर आधे पेज का है, उसमें 5-6 कटिंग रखी है आपने। अब उससे एग्जामिनर क्या समझता है आप बताओ। अगर मैं एग्जामिनर तो मैं क्या समझूंगा, एक ऐसा आंसर जिसमें आपने एक भी कटिंग नहीं कर रखी, इसका मतलब उसका आंसर आपको बहुत बढ़िया तरीके से आता है। बच्चा कंफ्यूज नहीं आंसर लिखते टाइम पे, तभी उसने एक भी कटिंग नहीं करी वहां पे। और दूसरे आंसर में आपने आधे पेज के अंदर 5 कटिंग की हुई है, इसका मतलब इस आंसर में बच्चे को डाउट है, तभी उसने बार बार काट के ठीक करके लिखा है। तो मैं उस आंसर को ढंग से पढ़ूंगा जिसमें कटिंग कर रखी है, वहां नंबर कटने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। और जिस आंसर में आपने एक भी कटिंग नहीं करी वहां पे नंबर कटने के चांसेस क्या होते हैं, कम, बिकॉज वहां बच्चे ने एक्यूरेटली आंसर लिखा है, ऐसा हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो जनरली जब एग्जामिनर कॉपीज चेक करता है, अब मान लो हम सीएस की कॉपी चेक करते हैं जो पेपर होते हैं, हालांकि मैं करता नहीं, बता रहा हूँ आपको, कि मान लो मेरे को एक दिन में 100 कॉपी चेक करनी है, अगर मैं सभी कॉपी के अंदर एक एक लाइन पढ़ने बैठ जाऊं फिर तो चेक होली 100 कॉपी चेक ही नहीं हो पाएगी और ना मैं कुछ अर्निंग कर पाऊंगा। मान लो एक कॉपी के 100 रुपये मिल रहे हैं
जब मैं चाहूंगा ना ज़्यादा कॉपी चेक करूँ, मुझे पैसे भी ज़्यादा मिले पर डे के हिसाब से, तो ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में और ज़्यादा कॉपीज चेक करने के चक्कर में मैं एक दो कॉपीज जो शुरू शुरू के होंगे वो ढंग से पढ़ूंगा, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर ऊपर से आंसर पढ़ने स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज टाइम कम होता है ना, एक दिन में बहुत सारी कॉपीज चेक करनी होती है। तो हम जनरली ऐसे करते हैं, हम क्या सभी ऐसे करते हैं कि जो आंसर आपने एक्यूरेटली लिखा होता है, कटिंग नहीं कर रखी उसमें, उसको हम कम बारीकी से पढ़ते हैं। हम ये मान कर चलते हैं बच्चे ने कटिंग नहीं करी, इसका मतलब बच्चा इस आंसर में कंफ्यूज्ड नहीं है, उसने आंसर बढ़िया लिखा होगा। हालांकि पढ़ेंगे उसको, पर इतना डीप में नहीं पढ़ेंगे, और जिसमें कटिंग कर रखी होगी वहां पे हम ध्यान क्या देंगे, ज्यादा देंगे। ऐसे ही बिजनेस के अंदर होता है। अगर मान लो आपने अपने बिजनेस के अकाउंट्स बनाए हुए हैं और उन अकाउंट्स में कटिंग की हुई है, कल को कोई ऑफिसर चेकिंग करने के लिए आता है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, 2020-21 के अकाउंट्स हैं, इनमें कोई कटिंग नहीं है, अकाउंट्स नीट एंड क्लीन है पूरे तरीके से, तो डाउट क्या होगा ऑफिसर को, बहुत कम डाउट होगा कि घपलेबाजी कंपनी में नहीं हो रखी। 2021-22 के जो अकाउंट्स बने हुए हैं उनमें बहुत जगह पे आपने एंट्रीज काट काट के दोबारा सही लिखी हुई है, कभी 2 करोड़ की एंट्री लिखी हुई काट दी उसको, फिर दोबारा पेन से वहां 20 लाख कर दिया। तो क्या एग्जाम जो ऑफिसर आपके पास आएगा चेकिंग करने के लिए बुक्स की, क्या वो आपसे पूछेगा नहीं कि यहाँ पे आपने पहले 2 करोड़ लिखा था, उसे काट के 20 लाख क्यों किया, पूछेगा ना वो तो बुक्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कटिंग करने का मतलब अथॉरिटी के पास डाउट जाता है। तो इसीलिए जनरली बिजनेसमैन बुक्स में कटिंग नहीं करते। तो अगर मान लो बिजनेस के अंदर ऐसा होता है कि आपसे कोई गलत एंट्री पास हो गई है, आप उसकी रिवर्स एंट्री पास कर देते हो, रिवर्स एंट्री पास करने से उस गलत एंट्री का जो इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, सही हो जाएगा, और कटिंग भी नहीं करनी पड़ी। अब जैसे मान लो हमने बिजनेस के अंदर सेल की थी, कैश में सेल हुई थी 1 लाख रुपए की, ठीक है। अब आपने एंट्री क्या पास कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश कर दो, कुछ मर्जी कर दो, 1 लाख से टू सेल्स। अब यहां हमने जल्दबाजी में एक जीरो कम लगा दी, यहां 1 लाख से डेबिट कर दिया, और क्रेडिट कितने से किया आपने, हाँ ठीक है। अब ऐसे केस में तो आप जीरो लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, बाद में जब गलती नजर आएगी जीरो लगा देंगे, क्या दिक्कत है, कौन सा कटिंग करनी पड़ रही है। समस्या तब हो जाएगी जब आपने जीरो फालतू लगा दी। अब कम कैसे करें जीरो को, कम लग गई है तो बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तो कटिंग करने की जरूरत नहीं है ना आपको। पर समस्या कब हो जाएगी, जब जीरो फालतू लग गई और आने कम चाहिए थी, अब इसे काटेंगे तो वही डाउटफुल एंट्री हो गई हमारी फिर, जिसके आप उल्टी एंट्री पास कर दोगे, रिवर्स एंट्री पास कर दोगे, कितने रुपए से, हाँ। तो अमाउंट कितने से डालोगे अब, नहीं, आपने एक्चुअल सेल 1 लाख की थी और क्रेडिट में दिखा दिया आपने सेल 10 लाख रुपए, तो डिफरेंस कितने का आ गया, 9 लाख का डिफरेंस आ गया ना। भी आपने रियल में तो सेल की 1 लाख रुपए की, और बुक्स बोल रहे हैं कि आपने सेल कितने की है, 10 लाख की, और जबकि खाते में पैसे पड़े 1 लाख रुपए, तो 10 लाख की सेल हुई कहीं बताओ, ठीक है। तो ऐसे केस में जो 9 लाख का डिफरेंस आ रहा है उसके आप रिवर्स एंट्री पास कर देते हो। अब वो जो 9 लाख की रिवर्स एंट्री पास होगी तो 10 लाख और 9 लाख, एक एंट्री क्रेडिट की एक एंट्री डेबिट की, तो 10 क्रेडिट का और 9 डेबिट का, तो इफेक्ट कितना बच जाएगा उसका, क्रेडिट का 1 लाख का इफेक्ट बचेगा। तो इस तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ठीक करते हैं। अब ऐसे ही जो हमने यहाँ पढ़ा, अभी जो हमने इतना डिस्कस किया वो इसके लिए डिस्कस किया है, एरर ओमिशन। अब हमारी फॉरेन कंट्री से डीलिंग हो रही है, तो उस डीलिंग के अंदर भी तो एंट्रीज पास होंगी ना बीओपी अकाउंट के अंदर, तो वहां पे भी गलतियां होने के चांसेस होंगे। हमने फॉरेन से कोई लोन लिया था, हमारी सरकार ने फॉरेन कंट्री से लोन लिया था, उसकी एंट्री करना भूल गए हैं, उसे बोलेंगे ओमिशन। ओमिशन का मतलब भूल जाना, भूल गए, और एरर का मतलब भूले नहीं है, एंट्री पास की है और इसमें अमाउंट क्या हो गई है, गड़बड़ हो गई है। तो कह रहे हैं अगर फॉरेन ट्रांजेक्शन्स के अंदर भी ऐसा होता है कि कोई ट्रांजेक्शन आपने फॉरेन कंट्री से परफॉर्म की थी और उसकी एंट्री आप बीओपी में करना भूल गए हैं, तो अब यहाँ पे कर दो एंट्री। अगर पैसा आया था तो जोड़ दो, और गया था तो क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। अच्छा, एरर का मतलब कोई पैसा फॉरेन से इंडिया में आया था, आया कम था, आपने दिखा दिया ज्यादा, तो जो बैलेंस आ रहा है, गैप आ रहा है, उसको माइनस कर दो। आया फालतू था, आपने दिखाया कितना, आए थे मान लो फॉरेन से 50,000, हमने दिखाए हैं 5,000, तो कितने पैसे कम दिखाए आपने, तो 45 अब ऐड कर दो, क्या दिक्कत है उसमें। तो एरर ओमिशन में ये ट्रांजेक्शन आती है जो गड़बड़ हो रखी होती है,
और ऐसा भी हो सकता है कि किसी साल में हमने कोई भी गड़बड़ नहीं की। ऐसा पॉसिबल है कि हर बार गलती करनी ही करनी है? हो सकता है ना ऐसा। अब किसी साल आपने कोई भी एरर, कोई भी ओमिशन परफॉर्म नहीं किया, तो इसका आंसर 0 आएगा। इसका मतलब क्या है, इस साल में कोई भी गलती नहीं हुई हमसे और कोई भी एंट्री हमने छोड़ी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल बैलेंस होगा। अब जो ओवरऑल बैलेंस होता है आपका, जो ओवरऑल बैलेंस होगा ये 0 भी आ सकता है, ये कोई पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है, या फिर ये कोई नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है। अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा ओवरऑल का, करंट अकाउंट बैलेंस प्लस एरर ओमिशन को छोड़ दो, वो तो एक्सेप्शनल चीज है, वो तो कभी कभी होती है कभी नहीं होती, उसे भूल जाओ। मेन तो ये दो चीज जोड़ दो, आपका ओवरऑल बैलेंस बन जाएगा। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसमें समझ जाओगे आंसर 0 कब आएगा, पॉजिटिव कब आएगा और नेगेटिव कब आएगा। करंट अकाउंट बैलेंस दिया हुआ आपको 700 करोड़, कैपिटल का बैलेंस है -700 करोड़। अब ओवरऑल बैलेंस फाइंड करो, 700 करोड़ प्लस का, फिर प्लस का साइन और -700। ठीक है, तो आंसर 0 कब आएगा, जब करंट की वैल्यू और कैपिटल की वैल्यू सेम होगी, बस साइन क्या होंगे दोनों के, अलग होंगे। ये तो करंट पॉजिटिव होगा और कैपिटल क्या होगा, नेगेटिव, या इसका उल्टा हो सकता है, करंट नेगेटिव और कैपिटल क्या होगा, पर वैल्यू दोनों की क्या होगी, तभी आंसर 0 बनेगा, वरना आंसर कभी भी 0। ठीक है, अब जब आंसर 0 नहीं बनेगा तो क्या बनेगा देख लो। करंट अकाउंट का बैलेंस है 500 करोड़ और कैपिटल का बैलेंस है 300 करोड़। ओवरऑल बैलेंस फाइंड करो कितना आएगा। हम्म? कैसे 800 आएगा, फॉर्मूला देखो प्लस का है ना, माइनस क्यों कर रहे हो फिर आप। 500 प्लस 300, 800 प्लस के, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, रुको, -580 प्लस 280, तो वैल्यू नेगेटिव आ गई हमारी। तो तीन तरह के बैलेंस फाइंड होते हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप टॉपिक पे आ जाओ इसमें। अच्छा, फेवरेबल बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस का टॉपिक भी दिया हुआ है, ये भी देख लो चलो आप। बीओटी का मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स।
हमेशा एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस होंगे। और ट्रेड के अंदर ध्यान रखना, हमेशा गुड्स आएंगे, सर्विस नहीं आएगी। बिकॉज ट्रेड का मतलब विजिबल ट्रेड, जो चीज़ टेंजिबल हो उसकी बात होती है हमेशा। यहाँ पे ट्रेड का मतलब टेंजिबल थिंग की बात हो रही है। टेंजिबल आइटम्स। और सर्विस जो होती है वो इंटेंजिबल होती है। इसीलिए बैलेंस ऑफ ट्रेड में हमेशा गुड्स आते हैं, सर्विस कभी भी नहीं आएगी। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा हो इंपोर्ट से? और ऐसा भी पॉसिबल है कि इंपोर्ट ज्यादा हो एक्सपोर्ट से। ठीक है ना? किसी साल में हमने इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट फालतू किया है, इंपोर्ट कम किया है। किसी दूसरे साल हमने इंपोर्ट किया है ज्यादा, एक्सपोर्ट क्या किया है? अब जैसे मान लो कोविड था 2020 में, फॉरेन से इंडिया में ऑक्सीजन सिलेंडर ज्यादा इंपोर्ट हुए हैं। और उस साल हमारी कंट्री में काम तो था ही नहीं, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो बिजनेस तो बंद पड़े थे, प्रोडक्शन हो रही थी। प्रोडक्शन नहीं थी तो इंडिया में भी गुड्स सेल नहीं हो रहे थे, और इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट। तो उस साल यूँ मान लो कि हमने इंपोर्ट इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट तो कुछ किया ही नहीं। तो उस केस में इंपोर्ट फालतू हो गया और एक्सपोर्ट क्या हो गया? अगर कभी भी ऐसा होता है कि एक्सपोर्ट फालतू है और इंपोर्ट कम है, उसे बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो फेवरेबल के अंदर हमेशा एक्सपोर्ट्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे, और इंपोर्ट क्या होंगे? कम। और अनफेवरेबल के अंदर हमेशा इंपोर्ट फालतू होंगे, एक्सपोर्ट क्या होंगे? कम होंगे। ठीक है? क्योंकि फेवरेबल जो है वो हमारे फायदे की बात करता है, और हमारा फायदा कब होगा? जब एक्सपोर्ट्स मोर देन इंपोर्ट होंगे। और अनफेवरेबल जो हमारे नुकसान की बात करता हो, इसका मतलब इंपोर्ट हमने ज़्यादा किया और एक्सपोर्ट क्या किया है? तो इंडिया से पैसा बाहर गया है, फालतू आया कम है, तो वो नुकसान की बात कर रहे हैं इंडिया के, तो वो अनफेवरेबल बन जाएगा। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का टॉपिक था, पूरा खत्म हो गया, जिसमें हमने बैलेंस ऑफ ट्रेड भी पढ़ लिया। इसको नोट कर लो, नोट करना है तो फिर आगे चलते हैं, थोड़ा और पढ़ते हैं आगे भी। बस नहीं अभी? हाँ, कल टेस्ट होगा। कल पेपर 2 में चैप्टर 3 का टेस्ट होगा। अभी बनाए नहीं टेस्ट। ये 40 से क्वेश्चन होंगे मुश्किल से। नहीं, ऑनलाइन क्यों? आप यहाँ पे आओगे पढ़ने के लिए। क्या रिपीट करना है बता दो। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में, बता दो मुझे क्या रिपीट करना है, मैं वो रिपीट कर दूंगा। रिपीट क्या करना है, टॉपिक कौन सा बता दो मुझे।